स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th के, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एंड चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। देखो ये जो चैप्टर है इनमें हमारा लाइंस एंड एंगल्स का ही यूज होने वाला है। तो ये जो चार चैप्टर हैं यहाँ पे 6, 7, 8, 9, इनको हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे तो ही हमें अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसलिए जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वो हमें आज मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, और इसके बाद मैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने से पहले सबसे एक टर्म पढ़ते हैं पॉइंट। देखो पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट की। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। तो पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब पॉइंट, एक जो पॉइंट होता है ना तो उसकी कोई लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेथ होती है। इसका मतलब ये हुआ जो ये पॉइंट होता है हमारा, ये डायमेंशनलेस होता है, मतलब कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो ये क्या बोला जाएगा? डायमेंशनलेस। और जब ये डायमेंशनलेस है तो इसका जब डायमेंशन ही नहीं है तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट भी इसकी कुछ भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन। तो ये पॉइंट होता है, ये केवल कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है प्लेन के ऊपर। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्राफ, ग्राफ पे हम क्या करते थे? सपोज करो हमें कोई पॉइंट था हमारे पास 2,3, तो हम क्या करते थे? उस 2,3 को हम ग्राफ पे शो करते थे। तो जब ग्राफ पे शो करते तो हम कैसे करते थे? सपोज करो ये हमारा x2 है, ये हमारा y एक्सिस है 1, 2, 3। तो ये जो 2,3 है ये कहाँ आएगा? x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हम ऐसे डॉट लगा के क्या लिखते थे कि ये जो पॉइंट है ये 2,3। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे जो पॉइंट है एक पर्टिकुलर पोजीशन को शो कर रहा है, ये 2,3 को शो कर रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ ये 2,3 है। ठीक है, ऐसे सपोज करो मुझे 1,1 शो करना हो तो उसको मैं एक अलग पॉइंट से शो करूंगा कि ये पॉइंट मेरा 1,1 शो कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये केवल एक एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। आगे इसमें थर्ड पॉइंट आता है, अ पॉइंट इज यूजुअली मार्क्ड बाय अ डॉट एंड नेम इज गिवन बाय कैपिटल लेटर। देखो किसी भी पॉइंट को मार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक डॉट ही लगाना होता है। तो ये हमारा डॉट हुआ, तो बस इस डॉट से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे इसमें बोल रहा है नेम इज गिवन बाय कैपिटल लेटर। इसका मतलब है कि जब हम इस डॉट का नाम देंगे तो नेम कैसे करते हैं कि इसका नेम हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाएगा। जैसे हमने ए लिख दिया, ठीक है, या सपोज करो मैंने ये एग्जांपल बताया था, मान लेते हैं इस पॉइंट का मुझे नाम देना है तो मैं इसको क्या लिख दूं? बी लिख दूं। या मुझे इस पॉइंट का नाम देना है तो मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। मतलब कि ये है कि जो भी पॉइंट्स का हम नाम देने वाले हैं वो सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक पॉइंट लगा दिया और उसका नाम लिख दिया ए, दूसरा पॉइंट लगा दिया उसका नाम स्मॉल बी। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, केवल इसका नाम कैसे देंगे? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया तो इसका नाम हमने दे दिया कैपिटल ए, ये पॉइंट हमने कंसिडर किया, इसका नाम दे दिया हमने कैपिटल एक्स। तो ये तो था हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें लाइन क्या होगा। ठीक है, देखो लाइन क्या होता है? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। देखो ये जो लाइन होता है ये एक लेंथ होती है और एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, यानी कि इसमें जो ब्रेथ हो जाएगा वो क्या होगा? जीरो। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, केवल इसमें क्या होगी? लंबाई, यानी कि लेंथ होती है, कोई ब्रेथ नहीं होगी। और ये जो दोनों डायरेक्शन में आगे लिखा है विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में भी हम इसे क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो पी क्यू है ये क्या है? एक लाइन है। लाइन के लिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जब भी हम लाइन बनाएंगे तो दोनों तरफ ये जो एरो का साइन बना हुआ है हम इन एरो साइन को लगाएंगे, क्योंकि यही एरो का साइन है जिससे हम पता करेंगे कि ये हमारा लाइन है, या अभी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइन पे जब भी आएगा एरो तो हम एरो लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी ये किसी लाइन में हमारा एरो लगेगा इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये केवल यहाँ तक फिक्स नहीं है, इसको मैं जितना चाहूँ एक्सटेंड कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं इसको लेफ्ट में चाहूँ जितना चाहूँ एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी ये खत्म नहीं होने वाली। तो लाइन क्या हुआ? एक लेंथ होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। हेयर पी क्यू इज अ लाइन डेनोटेड बाय पी क्यू और क्यू। अब देखो किसी भी लाइन को डेनोट करने के लिए सिंबल से कैसे डेनोट करेंगे? जैसे ये लाइन पी क्यू है तो हमने क्या लिख दिया? पी क्यू, और इसके ऊपर जो सिंबल आएगा, सिंबल एक ऐसा लाइन खींच के दोनों तरफ एरो,
या फिर इसी लाइन पी क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू पी और ऊपर एक लाइन खींच के दोनों तरफ एरो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन पी क्यू है, ठीक है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स और नो फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब ये है कि इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है और ना ही कोई फिक्स पॉइंट, मतलब कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि फिक्स है। जैसे मैंने पॉइंट क्यों लिया, तो ये क्यों पॉइंट इसका यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है, इसके जितना चाहूँ आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मतलब कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये खत्म हो जाए, ये कभी खत्म ना होने वाली लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हैज़ नो फिक्स लेंथ। अब देखो जब इसमें कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, वो भी फिक्स नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास एक लाइन है 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जब बोल रहे हैं वो एक फिक्स्ड लेंथ हो गया, तो इसका तो कोई फिक्स लेंथ ही नहीं है, तो इसमें हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं बता सकते कि वो 2 सेंटीमीटर की है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है समटाइम्स स्मॉल लेटर्स एल एम एन आर यूज टू डेनोट लाइन। देखो लाइन को डेनोट करने के लिए अभी बताया था कि हमें दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे पी क्यू रखा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे पी क्यू, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसे भी दिया जाता है कि हमें एक लाइन दे दिया और उस लाइन को सिंपली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर लिख दिया, जैसे एल लिख दिया, या एक लाइन ये ली, इसको हम नाम दे दिया स्मॉल एम, ठीक है। तो हम ऐसे भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये क्या होता है, एक लाइन का पार्ट या उसका ही कुछ पोर्शन होता है। मतलब कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ए बी लाइन है, मैंने क्या किया, इस ए बी लाइन में से 2 पॉइंट कंसिडर किए पी क्यू, और ये पी क्यू यहाँ से उठा के यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पी क्यू है, अब ये क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी जो हमारी लेंथ है वो क्या है, फिक्स है, और इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है, मतलब कि इसकी पोजीशन जो फाइनल पॉइंट है पी से शुरुआत होगा और क्यू पे आगे खत्म होगा, या इधर से देखें तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है पी पे खत्म। तो ये हमारा क्या है, हमारी फिक्स लेंथ हो गई। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक फिक्स लेंथ होती है, तो वो लाइन का पार्ट ही होता है। जब भी हम लाइन का कुछ पार्ट लेंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा लाइन सेगमेंट। इट हैज़ फिक्स लेंथ, क्योंकि इस इट हैज़ फिक्स लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स, मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 9 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी जो लेंथ होगी क्या होगी, फिक्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और इसमें क्या होगा, दोनों 2 एंड पॉइंट होंगे, यानी कि इसके दोनों तरफ क्या होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। अगर हम ऐसे देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, यानी कि इसके एंड पॉइंट दोनों गिवन होंगे। तो लाइन सेगमेंट पी क्यू इज रिटर्न एज पी क्यू और क्यू पी। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे हमारे पास लाइन सेगमेंट है पी क्यू, तो या तो हम क्या करें, पी क्यू लिख के ऊपर बार लगा देंगे सिंपल, तो यहाँ पे अब हमें कोई भी एरो इसमें नहीं लगाना है। अगर हमने एरो लगा दिया इसका मतलब फिर वो लाइन बन जाएगा। अगर एरो नहीं है, सिंपल बार लगा है, और कई बार सिंपली सिर्फ ऐसे लिखा होगा पी क्यू, बार भी नहीं होगा, तो इसका मतलब केवल एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही इस पी क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू पी, और क्यू पी के ऊपर बार, तो ये शो करेगा हमारा कि ये एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर रे। अब रे क्या होगा, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। देखो ये भी एक पार्ट ही होता है लाइन का विद 1 एंड पॉइंट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल एक एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट के अंदर क्या था, 2 एंड पॉइंट थे हमारे, पी एंड क्यू दोनों तरफ एंड पॉइंट था, यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट होगा। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, इसकी भी जो लेंथ होती है वो कोई फिक्स नहीं होती। हैविंग 1 एंड पॉइंट, केवल एक ही एंड पॉइंट होगा, मतलब एक ही फिक्स पॉइंट होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक ए बी क्या है, एक लाइन है, हमने क्या किया, इस ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी कंसिडर किया। तो देखो जब मैंने इसको पॉइंट पी कंसिडर किया, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, पी से ए एंड पी से बी। तो देखो इस पी से ए को अगर मैं देखता हूँ, ये जो पी पॉइंट है ये तो मेरा फिक्स है, लेकिन ए जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे एरो आ रहा है, इसका मतलब ए को मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ जितना मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पी बी वाले पार्ट को देखता हूँ, पी पॉइंट मेरा फिक्स हो चुका है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डॉट है, लेकिन इस बी वाले की तरफ क्या आ रहा है, एरो, तो ये पॉइंट हमारा फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये भी राइट की तरफ अगर जाऊंगा तो ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पी ए एंड पी बी को हम बोलेंगे रे। तो रे के अंदर क्या होगा कि एक पॉइंट तो हमारा फिक्स हो जाएगा और एक पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होगा, जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में हो रहा है, ठीक है। अब रे पी ए को मैं कैसे लिखूंगा, देखो रे पी ए को लिखने का मतलब सबसे तरीका अच्छा क्या है, यहाँ पे पी ए को लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें वो पॉइंट लिखना है जो हमारा पॉइंट फिक्स है। तो पी ए में कौन सा पॉइंट फिक्स है, हमारा पी, तो पी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में। तो रे पी ए को हम लिखेंगे पी ए और उसके ऊपर ऐसे एरो, और ध्यान रखना यहाँ पे जो एरो का साइन है वो उस तरफ आएगा, जैसे यहाँ पे ए की तरफ एरो है
तो ए के पे क्या आएगा, एरो। ऐसे ही रे पी बी को क्या लिखेंगे हम, पी बी और उसके ऊपर एरो, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, पी ए को हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए पी, तो ये क्या है हमारा, ये गलत है, ठीक है। यानी कि पी ए का मतलब है कि पी पॉइंट फिक्स होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए, ए हमारा फिक्स नहीं है। ऐसे पी बी का क्या मतलब है, पी हमारा फिक्स है लेकिन बी हमारा फिक्स नहीं है। अब इसमें नोट है एक कि इफ ए बी इज अ रे, देखो ए बी यहाँ पे एक रे गिवन है, तो अगर ये ए बी रे है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी का ऊपर एरो, ठीक है। इस ए बी को मैं इस तरीके से बी ए अगर लिखता हूँ तो ये चीज़ क्या है, इसमें गलत है, क्योंकि बी ए क्या है, एक अदर रे है। बी ए रे अगर होती तो ये किस तरीके से होता कि बी पॉइंट उसका फिक्स होता और ए उसका फिक्स नहीं होता, तो देखो ये दोनों रे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा लाइन सेगमेंट एंड रे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स है, पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स है और वो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर एक लाइन में नहीं आ रहे तो फिर हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखा है। अब देखो इस लाइन के ऊपर पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे जो ए सी बी पॉइंट्स है वो क्या है, हमारे कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ इस तरीके से कि तीनों पॉइंट से पास हो जाए, तो ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन केवल पी और क्यू से तो पास कर रही है, अब ये आर से तो पास नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पी क्यू आर है ये हमारे कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर नहीं है इसका मतलब क्या बोले जाएंगे, पी क्यू आर आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तो होता है हमारा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, 3 और मोर पॉइंट्स। यहाँ पे हमने 2 कंसिडर नहीं किया कि 2 और मोर। देखो 2 हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अगर हमारे पास केवल 2 पॉइंट्स हैं तो वो तो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर ही होंगे, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, सपोज करो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो किसी भी 2 पॉइंट अगर हमें गिवन है तो हम एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो दोनों से पास हो जाए। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है तो उस केस में हम कई बार हो सकता है तीनों से एक लाइन पास हो जाए और हो सकता है तीनों से एक लाइन पास ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हमने पढ़ा है 3 और मोर, क्योंकि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अच्छा इसमें एक और पॉइंट आता है, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से कितनी लाइन हम पास कर सकते हैं। तो देखो अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे हमारे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। वहीं अगर हमें केवल 2 पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट से हमें एक लाइन बनानी है जो दोनों पॉइंट से पास हो जाए, तो ऐसे केवल हम एक ही लाइन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर आर ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ लाइंस। अब देखो लाइंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, 2 लाइंस विच क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब क्या है कि ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, वो लाइंस क्या बोली जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 लाइन ली है ए बी एंड सी डी। अब ये जो ए बी और सी डी है, देखो दोनों एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट पी पर, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है पी, ये पी इस ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है और पी इस सी डी के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अगर 2 लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है किसी भी कॉमन पॉइंट पे, तो उन लाइंस को फिर हम बोलेंगे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे जो ए बी और सी डी है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो यानी कि जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे कट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे 2 लाइंस कट कर रही हो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे हमने एक और एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पे मैंने कि लाइन लिया एल। अब इसको बताया था अभी कि लाइंस को हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस लाइन को मैंने नाम दिया एल, इस लाइन को मैंने नाम दिया एम। अब अगर देखा जाए, अगर मैं ये डैश डैश वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, ये जो डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन मैंने ड्रॉ की है ब्लू पेन से, दोनों में से कोई सा भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा। लेकिन अभी बताया था कि जो लाइंस होती है, लाइंस तो हमारी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये फिर इस एल को कट कर देती है इस पॉइंट पी पर।
इसका मतलब ये एल और एम एक्चुअल में हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये कट नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि ये लाइन है इसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जब मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे से हमें क्या पता लगा कि ये दोनों लाइन भी क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर हमें दो लाइन्स गिवन है और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जाने पर, या तो इधर को जाने पर कम हो रहा हो या हो सकता है राइट को जाने पर कम हो रहा हो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने एक लाइन ली इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी लाइन लेता हूँ मैं इस तरीके से। देखो जब इनको आगे एक्सटेंड करूँगा तो एक बार ये कट करेगी एक दूसरे को, तो जब भी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे वो दोनों लाइंस भी क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग ही होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं गैप देखता हूँ तो ये जो गैप है इनके बीच का वो जैसे जैसे इधर जाऊंगा कम होता जा रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैप बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जहाँ बिल्कुल गैप जीरो हो जाएगा वहाँ क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट, और फिर आगे बढ़ूंगा फिर गैप उनका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की लाइंस भी क्या होंगी, ये भी इंटरसेक्टिंग ही बोला जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है द पॉइंट एट विच टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये होता था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट आता है इसमें पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होगी, लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसी दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट ना करे वो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ पे गिवन है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। देखो ये जो ए बी और सी डी है इसको चाहे मैं लेफ्ट में एक्सटेंड कर लूँ या इन दोनों को राइट में एक्सटेंड कर लूँ, ये कभी भी आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो इस तरह की लाइन जो होगी वो क्या बोली जाएगी, पैरेलल लाइंस। या हमने एग्जांपल लिया एल और एम, तो ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जो हमारा सेपरेशन होता है दो लाइंस के बीच का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है दो लाइंस के बीच की, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये हमारा हमेशा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा, ना तो ये इंक्रीज हो रहा ना ये डिक्रीज हो रहा, तो इसका मतलब जो लाइंस है वो हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कांस्टेंट। तो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये तो पढ़ा हमने अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे एक और आता है कॉनकरेंट लाइंस। अब देखो कॉनकरेंट लाइंस क्या होगा, थ्री और मोर लाइंस विच क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइंस। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है ये भी कुछ इंटरसेक्टिंग की तरह है। इंटरसेक्टिंग में मेरी क्या हो रहा था कि दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी एक ही कॉमन पॉइंट पे। यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन जो होगी जब एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर कट करेगी तो वो क्या बोले जाएंगे, कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग और कॉनकरेंट का जो डेफिनेशन वो एक जैसा ही है, बस इंटरसेक्टिंग क्या है, दो लाइंस के लिए यूज करते हैं, और जो कॉनकरेंट है वो जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन है तो हम बोलेंगे उनको कॉनकरेंट लाइंस। अगर सिर्फ दो लाइंस है तो इंटरसेक्टिंग, और दो या दो से ज्यादा है यानी कि थ्री या मोर तो हम बोलेंगे कॉनकरेंट लाइंस। तो यहाँ पे हमने तीन लाइन कंसिडर की, ए बी सी डी एंड आर क्यू। अब देखो ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे को पी पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि कॉमन पॉइंट पी है जहां पर तीनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पी, ये जो पॉइंट पी है इसको हम बोलेंगे फिर पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। देखो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन पॉइंट क्या बोला जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर कॉनकरेंट लाइंस है तो पॉइंट पी क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। देखो हम यहाँ पे हमने तीन लाइन ली है एल एम एंड एन। अब अगर देखा जाए जो एल और एम है, ये जो एल और एम है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर, ठीक है। एल और एन ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट आर पर, और एम और एन ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू पर। तो यहाँ पे अगर मैं दो दो लाइंस को देखता हूँ तो सभी लाइंस दो दो का पेयर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है कि तीनों ही लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर तीनों लाइंस कट कर रही हो। तो इसलिए ये लाइंस हमारी क्या है, कॉन्करेंट नहीं है। तो एल एम एन आर नॉट कॉन्करेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एम और एल इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। एल और एन ये भी इंटरसेक्टिंग है, एम और एन भी इंटरसेक्टिंग है, लेकिन तीनों आपस में कॉन्करेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें एंगल। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने लाइंस पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब आगे आते हैं एंगल। अब एंगल क्या होता है, देखो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। कि अगर हमारे पास एक कॉमन पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं ओ, अगर एक ही पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो रही है, मान लो एक रे ऐसे गई और दूसरा रे ऐसे, तो इन दो रे के बीच में जो हमारा टर्न है ना,
ये जो टर्न है इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो यही क्या है हमारा एंगल, मान लेते हैं x। तो when two rays originate from the same point then angle is formed, जब भी किसी कॉमन पॉइंट से दो रेज निकलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपस में एंगल बनाएंगे, ठीक। OA को हम बोलते हैं इनिशियल रे एंड OB को बोलते हैं फाइनल रे, ठीक। एंगल बिटवीन एंगल AOB रिटर्न एज एंगल AOB। अब देखो यहाँ पे ये एंगल तो है, लेकिन एंगल को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट होता है O, कॉमन पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये जो O है ये क्या हमारा वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो OA एंड OB है ये बोली जाएगी साइड और आर्म। तो रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म, यानी कि ये जो रे यूज हो रही है यहाँ पे OA एंड OB, इनको क्या बोलेंगे, साइड्स ऑफ एंगल या फिर आर्म ऑफ एंगल, ठीक है। अब एंगल को लिखने का तरीका क्या है, देखो एंगल को जब भी लिखेंगे सबसे पहले जो भी इसका वर्टेक्स होगा वो हमेशा मिडल में लिखा जाएगा, तो उसको हमने लिखा O। बाकी जो इसके आर्म के एंड पॉइंट होंगे हमारे A एंड B, ठीक है, यानी कि OA और OB, ये जो A और B है, ये A और B एक तो ओके लेफ्ट में साइड में होगा और दूसरा राइट साइड में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B और A। और क्योंकि ये एंगल है तो एंगल का सिंबल होगा इस तरीके से, तो ये फिर बोला जाएगा एंगल BOA। अगर हम ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो फिर हम ये बता पाना मुश्किल होगा कि ये जो BOA है ये कोई एंगल है या ट्राइंगल है या फिर एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए सिंबल से ही पता चलेगा कि हमें ये एंगल बोल रहा है या फिर ट्राइंगल है, क्या है, ठीक है। तो एंगल ये हमारा एंगल का सिंबल होता है। और लिखने का तरीका क्या है कि जो भी वर्टेक्स होगा यानी कि कॉमन पॉइंट जो होता है दोनों आर्म का, वो हमारा हमेशा मिडल में लिखा जाएगा। बाकी जो दो पॉइंट होंगे उनको लेफ्ट और राइट साइड में कॉमन वर्टेक्स के। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, एंगल को जो मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। तो एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, जैसे 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मेजरमेंट है किसका है, एंगल का। तो ये तो था हमारा एंगल। अब आता है इसमें टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले यहाँ पे जीरो एंगल। देखो जीरो एंगल का मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो एंगल का मतलब है कि एंगल ऑफ 0 डिग्री की अगर हमारे पास 0 डिग्री मेजरमेंट है तो उसी को हमने क्या बोल दिया है, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास सपोज करो ये हमने पॉइंट लिया O से एक रे ओरिजिनेट करी OA, ठीक है, और O से एक और रे ओरिजिनेट करी जो इसके कोइंसाइड है OB। अब दोनों ही रे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी हमारा मूवमेंट नहीं हुआ, इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो ये क्या बोला जाएगा, जीरो एंगल, ठीक। सेकंड आता है इसमें एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। देखो दो एंगल्स यानी कि वो एंगल्स जिनका जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से ज़्यादा, वो सब क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री हो गया, 72 हो गया, 83, इन सभी का मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इन्हें, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट टाइप आता है इसका थर्ड, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है कि जब किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो जाए यानी कि 90 डिग्री हो जाए तो उस टाइम उस एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में जो दोनों आर्म होंगी एंगल की एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फोर्थ टाइप आता है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगे, एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब वो एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम। तो अगर कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से 180 के बीच लाया करता है तो वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल 172 डिग्री एंड 168 डिग्री। नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होंगे, द एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री। जब किसी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो जाए तो उस टाइम पे उस एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा ये। तो O यहाँ पे वर्टेक्स है और OA एंड OB क्या है, दो आर्म। और कैसे लिखेंगे इसको, एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BOA इक्वल 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है इसमें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब वे एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम। तो वो सब एंगल्स किसके अंदर आएंगे, हमारे रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट आता है इसमें हमारा कंप्लीट एंगल।
ठीक है। तो कंप्लीट एंगल का मतलब कुछ भी नहीं है, देखो कंप्लीट एंगल का कि द एंगल वूज मेजरमेंट इज 360 डिग्री, कि जब हमारी जो दो रे के बीच में है एंगल क्या हो जाए 360 डिग्री, वो क्या बन जाएगा कंप्लीट एंगल। जैसे हमने क्या किया, एक रे लिया ओरिजिनेट, ये हमने क्या किया मान लेते हैं ओ ए। अब क्या किया, ये जो ओ ए है इसको हमने ऐसे टर्न किया, देखो एंगल को हम दो तरीके से इस तरीके से बोला जा सकता है कई बार कि अगर हमारे पास रे है ओ ए, ठीक है, और ओ ए को हम टर्न कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, ये ओ ए हो गया, इसको हम टर्न कर रहे हैं, तो जितना ये जो टर्न हो रहा है ये क्या शो करेगा एंगल, ठीक है। तो जब ये रे ओ ए पूरा कंप्लीट सर घूम के वापस इसी पोजीशन पे आएंगी तो दोनों ही रे क्या हो जाएंगी कोइंसाइड हो जाएंगी, पहले वाली रे भी और जो फाइनल रे होगी, तो इनके बीच में जो उसने रोटेशन किया वो कितना क्या है, यहाँ से लेकर वापस इसी पे घूम के आ गई, तो इस टाइम हम बोलेंगे कि ये जो एंगल है 360 डिग्री। इसका लॉग अगर हम ऐसे शो कर देते हैं तो वो 360 बन जाएगा, और ये सर्कल नहीं बनाएंगे तो वो फिर वो 0 डिग्री बोला जाएगा। तो ये तो थे हमारे कुछ एंगल्स के टाइप्स, ठीक। तो बाकी आज के लिए, तो अभी तक हमने पढ़ा था एंगल्स के टाइप्स। अब देखो इसमें एक नोट आता है, अब यहाँ पे क्या है, देखो जैसे हमें यहाँ पे एक एंगल दे रखा है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये वाला पार्ट देखता हूँ तो ये हमारा एक एंगल शो कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको देखता हूँ बाहर की तरफ जो मैंने ब्लैक से किया रहा हूँ तो ये भी हमारा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको देखता हूँ अंदर वाले को तो ये 60 डिग्री क्या है, ये हमारा एक एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बताया था एक्यूट एंगल क्या होती है 0 से 90। लेकिन अगर मैं इस बाहर वाले को देखता हूँ तो ये हमारा क्या आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी कोई हम एंगल बनाएंगे तो उसमें हमेशा दो एंगल बना होंगे, एक तो उसका एक्यूट होगा और उस एक्यूट का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा हमेशा रिफ्लेक्स होगा। अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो एंगल गिवन है वो हमें एक्यूट गिवन है या फिर रिफ्लेक्स। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कि मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने एंगल बनाया ए ओ बी, मैंने अगर लिखा यहाँ पे एंगल ए ओ बी, अगर सिंपल ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए ओ बी है ये उस एंगल का एक्यूट पार्ट शो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट शो ना करके इस वाले पार्ट को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी एंगल में दो पार्ट होते हैं, एक तो सिंपल एक्यूट एंगल हो गया और दूसरा उसका रिफ्लेक्स। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब जो छोटे वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब रिफ्लेक्स लगेगा तो जो बड़े वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला उसमें एंगल शो करेगा। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी हम ड्राइव कर सकते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, पूरा जो ये पूरा सर्कल होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो ये जो पूरा सर्कल है कैसे बन रहा है, ये तो एक्यूट एंगल हो गया और ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल। तो मतलब किसी भी एंगल का सम और उसके रिफ्लेक्स का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा 360 डिग्री गिव होता है, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा 360 डिग्री। इसका मतलब अगर हमें एंगल ए ओ बी दिया है और हमें उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करेंगे 360 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो अगर मुझे इस वाले केस में रिफ्लेक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर मुझे रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से जो एंगल गिवन है 60, तो यहाँ से माइनस करेंगे 300 डिग्री। तो ये जो 300 डिग्री है ये क्या है बाहर वाला एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है, बाकी हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा। बाकी इससे आगे का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।